हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। समझ लेते हैं अभी तक हुआ क्या है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने चैप्टर 1, 5 और 10 कवर किया था। फिर हमने पार्ट 2 अपलोड किया था जिसमें हमने चैप्टर 4, 6 और 9 अपलोड किया था। आज का है पार्ट 3 जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2, 3 और 8 और जल्दी ही पार्ट 4 भी आपको मिल जाएगा जिसमें चैप्टर नंबर 7 और 11 आपको मिलेंगे। सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें हमने हर एक तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये इंक्लूड किए हुए हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे ट्रू और फॉल्स हो, चाहे मैच द कॉलम हो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसी वजह से ये वीडियो सीरीज में आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करें। अगर आपने आलस दिखाया तो आप समझ लो कि बैंड बज गई। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेटेज नहीं होता, अच्छा खासा वेटेज होता है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ और ये कहता है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क रिक्वायर्स क्या फैटीग स्टडी, मोशन स्टडी, बोथ ए एंड बी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आप ये क्वेश्चन साथ में अटेम्प्ट करते चलना ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर इसके आंसर क्या होंगे। तो साइंटिफिक एनालिसिस में आपको दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको फैटिग स्टडी भी देखने के लिए मिल जाएगी और मोशन स्टडी भी देखने के लिए मिल जाती है। देन कम्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर। जो मैनेजमेंट से संबंधित प्रिंसिपल्स होते हैं ये साइंस के प्रिंसिपल से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी को अप्लाई किया जाता है। ये स्टैटिक यानी कि रुके हुए ठहरे हुए मैनर में चलते हैं। ये रिजिड होते हैं मतलब चेंज नहीं किए जा सकते, या फिर ये वेग होते हैं मतलब अनक्लियर होते हैं। तो प्योर साइंस प्रिंसिपल ना बन पाने का कारण ये है क्योंकि मैनेजर सारे के सारे प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से अप्लाई करता है। दैट्स वाई द आंसर इज अप्लाइड क्रिएटिविटी। Then comes derivation of principle of management is matter of dash and their application is matter of dash। अभी इस क्वेश्चन के बारे में जस्ट मैंने डिस्कस किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे अभी पिछले एक्सप्लेनेशंस के साथ रिलेट करके देखेंगे तो मे बी आप आंसर कर पाएं, और अगर आप आंसर कर पाते हैं तो ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करके बताना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो प्रिंसिपल का नाम है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड विथ कोऑपरेशन, हार्मनी, कोऑर्डिनेशन या फिर मैनेजमेंट। देन द आंसर इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल को रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के व्यक्ति जो है ये इंडिविजुअली खुद पर ध्यान नहीं देगा बल्कि किसको प्रेफरेंस देगा? कोऑपरेशन को प्रेफरेंस देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट इज दैट देयर शुड बी गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल फॉर स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अच्छे सुपरवाइजर्स का होना जरूरी है हर एक लेवल में ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली और सिस्टमैटिकली काम कर सके। तो डिसिप्लिन, इनिशिएटिव, इक्विटी या फिर ऑर्डर। एंड द आंसर इज डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the principle of management given by Fayol according to which the intent of this principle is to produce more and better work with the same effort। तो कुल मिला के यहाँ पर फेयोल का ये एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो ये कहता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और अच्छे काम के साथ विथ सेम एफर्ट, समान एफर्ट लगाकर ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा वर्क। ये किससे संबंधित है? डिवीजन ऑफ वर्क से, स्केलर चेन से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, या फिर इक्विटी से? एंड द आंसर इज डिवीजन ऑफ वर्क। Moving on to the next one, and the question says the principle prevent dual subordination. इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है? डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक बॉस के मतलब एक सबऑर्डिनेट के लिए, मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में, सबऑर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर होगा। तो ऑप्शन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन या फिर ऑर्डर। देन द आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। अगर इन केस आप किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो चैप्टर आपके लिए ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने चैप्टर को ट्रिक्स के साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर बाकी चैप्टर्स का क्या है? देखिए, इस चैप्टर को छोड़ के, यानी कि चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को छोड़ के, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये कवर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं ये कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है वो उन चैप्टर्स का है जिनका वेटेज कम है, और जिनका वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ओके, तो इसका आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। ये कहता है कि एक बॉस मतलब सुपीरियर होगा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति 10 लोगों से कमांड नहीं लेगा। एक व्यक्ति को कमांड देने के लिए एक ही व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्क स्टडी? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल स्टडी या फिर टाइम स्टडी? तो भाई मेथड स्टडी भी वर्क स्टडी का पार्ट होती है, मोशन स्टडी भी होती है और टाइम स्टडी भी होती है। इसी वजह से इसका आंसर है फंक्शनल स्टडी। ये इसका पार्ट नहीं होती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक of scientific management is to determine the number of worker to be employed in organization. साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक के हिसाब से ये बात क्लियरली समझ आती है या डिटरमाइन करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर होने चाहिए? कुल मिला के पूछी जा रही है वो टेक्निक जिसके हिसाब से बात की जाएगी उन लोगों के बारे में, या ये डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितने वर्कर एम्प्लॉय करने हैं हमें, कहाँ पर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कौन बताएगा आपको? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? तो इसका आंसर है टाइम स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट ये क्या करेगा? एडॉप्ट करता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर एलिमिनेट करता है रूल ऑफ थंब, या फिर फोरकास्टिंग पर यानी कि दूरदृष्टि पर भी फोकस करता है, या ऑल ऑफ दी अबव? तो भाई बहुत साधारण सा आंसर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रायल एंड एरर मेथड को भी अडॉप्ट करेगा, रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट करेगा। मतलब रूल ऑफ थंब क्या है? एक डिसाइडेड मेथड की सिर्फ यही फॉलो करना है ऐसा नहीं है। रूल ऑफ थंब मतलब यही करना है तो यही करना है ऐसा नहीं है। इसको अलग करके जैसी ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में उसी मेथड को अपनाता है। स्ट्रेस ऑन फोरकास्टिंग, और वही बात कि आने वाले समय में क्या हो सकता है वो भी फोरकास्ट कर देता है। इसी वजह से आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी इज? तो फेयोल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो एक्टिविटीज को ओवरलैप यानी कि बार बार होने से रोकता है? डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर ऑर्डर?
तो आंसर है इसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किसी भी काम को बार बार ओवरलैप होने से रोकती है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रूपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये लीगल एनवायरनमेंट से संबंधित है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से संबंधित है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से संबंधित है या सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो ये है आपका वो प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, क्योंकि इसका आंसर अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय बिलीफ एंड कस्टम ऑफ द पीपल। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पिछले पार्ट्स में कमेंट किया है, हमें बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि स्टूडेंट जो है ये इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन रख रहे हैं किसमें, आंसर करने में, साथ ही साथ में हमारे साथ आंसर्स को अटेम्प्ट करने में भी। इससे होता ये है कि आपकी एक्टिव लर्निंग जो है ये कहीं ना कहीं स्टिमुलेट हो जाती है, जाग जाती है, तो आपको जो याद रहता है वो लॉन्ग टर्म याद रह जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे साथ में पढ़ते चलें। मूविंग ऑन, तो हम बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के उस एलिमेंट के बारे में जो शेप करेगा किसको, लोगों के, जो शेप होता है लोगों के बिलीफ और कस्टम से। तो लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो भाई लोगों की धारणाएं, बिलीफ, ये किससे संबंधित है? क्या कोर्ट से संबंधित है? लीगल नहीं। सोशल, सोसाइटी से? हाँ जी। तो इसका आंसर है सोशल एनवायरनमेंट। पैसे से संबंधित होता तो इकोनॉमिक, राजनीति से संबंधित होता तो पॉलिटिकल। Which of the following shakes the confidence among the business people to invest in the long term project? इनमें से ऐसा क्या है जो बिजनेस करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देता है या फिर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें? न्यू इनोवेशंस रोकती हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट रोकते हैं, लोग कस्टमर के प्रेफरेंसेस रोक देते हैं, या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी रोक देती है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में और ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन में ही कहीं ना कहीं आपको आंसर समझ में आया होगा। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेंगे उनके कमेंट्स को हमेशा की तरह मैं रिप्लाई और हार्ट जरूर दे दूंगा। मूविंग ऑन, रिडक्शन इन टैक्स रेट and lifting of unnecessary control over the economy is part of liberalization, globalization, privatization या फिर all of above। टैक्स कम कर दिए गए, अननेसेसरी के कंट्रोल हटा दिए गए इकोनॉमी के ऊपर से, और ये हुआ था कब? 1991 में। ये इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज लिबरलाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th वन, इट सेज which of the following heading does not highlight importance of business environment? इनमें से ऐसा कौन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं करता? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस या फिर प्रमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में ना आपको कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। ये आपकी मदद करेगा रिसोर्सेज को टैप करने में, बदलते वक्त के साथ आपको कोप अप करने में भी हेल्प करेगा, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। लेकिन इनोवेटिव आइडियाज जो है ये कहीं ना कहीं ये रिलेट नहीं करते किससे? बिजनेस एनवायरनमेंट से। मूविंग ऑन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ, किससे संबंधित है ये? लीगल, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल? तो क्योंकि ये संबंधित है गवर्नमेंट से इसीलिए इसका आंसर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Which component of business environment was directly affected by demonetization?
सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ भैया डिमोनेटाइजेशन से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हुआ, लीगल एनवायरनमेंट हुआ, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ? तो किससे संबंधित है? मोनेटाइजेशन। आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डिमोनेटाइजेशन के होने से क्या फायदे मिले? डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, मोर इनकम टैक्स डिक्लेरेशन या मोर इनकम डिक्लेरेशंस, दोनों ए एंड बी, या फिर प्रमोशन ऑफ ब्लैक मनी। कई बार ऑप्शन भी अतरंगी हो जाते हैं तो उन्हें देख के आंसर अपने आप समझ में आने लग जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको आंसर देख के समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन जो कि आप आंसर करने वाले हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और हमेशा किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड हो, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग तीनों लेवल में की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कंट्रोलिंग को छोड़ दिया जाएगा तो जिस लेवल में छोड़ा जाएगा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके आंसर तीनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी होती है कंट्रोलिंग की, ये आपको टॉप और मिडिल लेवल में देखने मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुपरवाइजरी लेवल मतलब लोअर लेवल में आपको ये नहीं मिलेगी। डेफिनेटली यहाँ पर भी ये देखने के लिए मिलने वाली है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन द फॉलोइंग टर्म। मतलब स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं ये सिर्फ क्वालिटेटिव हो सकते हैं या सिर्फ क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकते हैं, या ना तो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं ना क्वालिटेटिव। एंड द आंसर इज कि जो ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ये इनके नंबर में भी कोई लिमिट नहीं होती और हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से ये क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। देन कंट्रोलिंग फंक्शन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है या बैकवर्ड लुकिंग होता है, या दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, या नन ऑफ द अबव? तो भाई देखो, कंट्रोलिंग जो फंक्शन है ना ये भविष्य को तय करता है पास्ट में हुई गलतियों से सीख कर। तो इसी वजह से कंट्रोलिंग प्रोसेस जो होता है ये फॉरवर्ड लुकिंग भी होगा और बैकवर्ड लुकिंग भी होगा। देन कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। कंट्रोल को एक्सरसाइज किया जाता है कब? व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, मतलब जब कुछ गलत होता है तब, या बी रेगुलरली लगातार, या सी जब एफिशिएंसी को सुधारने की जरूरत होती है, या डी व्हेन मैनेजमेंट डिजायर्स, जब मैनेजमेंट की मर्जी होगी। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े ट्रिकी लग रहे होंगे, सारे लग रहे होंगे, बट अगर आप सोचोगे तो आप इसका आंसर कर पाओगे। एंड द आंसर इज भैया कंट्रोलिंग की जरूरत प्रतिदिन होती है। 2 दिन पेरेंट्स अगर ध्यान ना दें तो बच्चे भटकने लग जाते हैं। फिर तो यहाँ बात चल रही है अच्छे खासे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की। बात करेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चंस की, और ये है क्वेश्चन नंबर 24। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन CUET की प्रिपरेशन शुरू हो रही है, और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, ये 1.5 महीने का कोर्स रहेगा, इंदौर में रहेगा और ऑफलाइन रहेगा। जो भी इस कोर्स को लेकर इंटरेस्टेड है, किसी भी तरीके की गाइडेंस की, काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा 11th और 12th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। एक्चुअली जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये ऑफलाइन ही इस्टेब्लिश्ड था। हमने इसी साल हमारे इंस्टीट्यूट में जो MP बोर्ड के बच्चे थे उन्हीं के कहने पर MP बोर्ड के ये सारे वीडियोज़ और ये चैनल शुरू किया है। तो फिर एक लाइक तो बनता है।
और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देन क्वेश्चन नंबर 25। ओके, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 24। करेक्टिव एक्शन इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई ना तो प्लानिंग में एक्शन लेते हैं हमको सुधारने के लिए, ना ऑर्गेनाइजिंग में, तो आंसर है कंट्रोलिंग। देन विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बिलीफ, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है इस सोच पर, इस बिलीफ पर कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने लग जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए नॉर बी। और इसका आंसर है सी नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये वाले ऑप्शन ही आए, ठीक है। इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये रूल ये सिंपली ये कहता है कि भाई हमेशा आप ना बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों पर भी ध्यान मत दो। एक मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर हर एक एक्टिविटी के पीछे आप पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी और आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो कई बार कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाती हैं। यही रूल कहता है, कौन सा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। वरना इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग you may end up controlling nothing. Then comes the main objective behind controlling is punishing the guilty, जो जिसने गलती की उसको सजा देना, ये तो घर में ज़्यादा फेवरेट होता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, जो जूनियर है उनके द्वारा की गई गलतियों को ठीक करना। इंश्योरिंग कॉन्फॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, जो परफॉर्मेंस हमने सेट किए हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना। या फिर क्रिएटिंग अ फियर फॉर डिसिप्लिन। तो ये सुन के ही समझ में आ गया होगा मेरे ऑप्शन से किसका आंसर क्या हो सकता है। और ये था लास्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में आंसर। बट अभी पिक्चर बाकी है। तो हमने हमारे पिछले 2 पार्ट्स की तरह इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को रखा हुआ है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे 11 फिलअप्स। देन सेकेंड क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेंगे अगेन 11 फिल इन द ब्लैंक्स। देन तीसरे क्वेश्चन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 11 फिल इन द ब्लैंक्स। इन सभी क्वेश्चन की आंसर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अटेम्प्ट जरूर करना। इतनी मेहनत कर रहे हो कि वीडियो इतना देख लिया है और मार्क्स भी स्कोर करने हैं, तो फिर क्यों ना पूरा का पूरा फाइनल टचअप करके हम एग्ज़ाम देने जाएं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और बढ़ेंगे क्वेश्चंस में ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ये रहा ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन। इसमें 12 ट्रू और फॉल्स हैं, सेम वही आंसर की आपको मिल जाएगी जिसमें फिलअप्स के आंसर हैं। ये रहा सेकेंड ट्रू और फॉल्स, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेहनत करने के बाद अगर इन्हें इग्नोर कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप ये मत सोचो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अरे यार, 1 वर्ड में आंसर लिखना हो या आंसर राइटिंग में लिखना हो, ये याद आएंगे तो ये तो आप वहां भी लिख सकते हो ना। ओके, तो यहां आपको देखने मिल जाएंगे ओके ट्रू और फॉल्स। आई गेस थोड़ा सा एरर आ गया है। ट्रू और फॉल्स का जो थर्ड क्वेश्चन है और उसकी जो आंसर की है, जो सेम पीडीएफ है ऑफ आंसर की, उसमें मैं डाल दूंगा ताकि आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का
वो मिस ना हो। फिर बात करेंगे हम मैच द फॉलोइंग की। तो ये रहा मैच द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन। देन कम्स सेकेंड वन, ये रहा आपका मैच द फॉलोइंग का सेकेंड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के ही समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ वन, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां खत्म होता है हमारा पार्ट 3। अगला वीडियो होगा चैप्टर 2 का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, फालतू की कोई बातें नहीं होंगी। इवन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डाले जाएंगे विथ ट्रिक्स, उनको कैसे याद रखना है उसके साथ में। क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हमारे थोड़े हटके हैं जो ज़्यादा जल्दी इजीली याद हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मेरा नाम है मानव, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।